अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ। आज इंशाल्लाह हम हमारा चैप्टर 8 जो है वो एंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह। फिर कल से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड्स का हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, इसकी ना प्रैक्टिस 2 दिन हमने करनी है इंशाल्लाह, कल भी और परसों भी। तो प्लीज़ उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है और कि आप पहले इसको रिवाइज़ कर लें सारे चैप्टर को, ठीक है। अदरवाइज़ वो फिर फ़ायदा नहीं ना होना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इंशाल्लाह इसके कुछ क्वेश्चन हम कल देखेंगे, कुछ परसों देखेंगे। तो बेहतर है कि पहले आप थोड़ा इसको रिवाइज़ करके आएँ। कल हमने वही पढ़ा था, प्रॉक्सीज़ को पढ़ा है हमने, कंडक्ट ऑफ मीटिंग को देख रहे थे, बेसिकली कोरम की बातें भी हमने की हैं। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक जो है रेजोल्यूशन का, और रिकॉर्ड्स आपने क्या रखने हैं इनके, रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से होगी, क्या आप रेजोल्यूशंस की कॉपीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को, और रिकॉर्ड कितने टाइम के लिए रखना है, सारी बातें आज इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। ठीक है जी। तो फिर आज का स्टार्ट करते हैं जी। रेजोल्यूशंस एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसको देखते हैं आज। पहले नंबर पे आगे नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। वो कहता है जी कोई भी जो रेजोल्यूशन आपने पास करनी उसका आपने ऑब्वियसली नोटिस तो भेजना ही है। तो भाई जो भी जाहिर है रेजोल्यूशन पास होती है मीटिंग के अंदर, या तो जनरल मीटिंग के अंदर पास हो रही होंगी, या आपकी ईजीएम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग उसके अंदर पास होगी। तो जब आपने वो नोटिस भेजना है तो उसके साथ ही आमतौर पर भेज दिया जाता है। लेकिन इसका फिर भी एक तरीकाकार है जो अभी देख लेते हैं। उसने कहा नोटिस ऑफ अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल स्टेट द जनरल नेचर ऑफ ईच बिजनेस प्रपोज टू बी कंसिडर्ड एंड डेल्ट विद एट अ मीटिंग एंड इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अकम्पनीड बाय द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। हाँ, वो कहते हैं कि भाई आपने जनरल मीटिंग का जब नोटिस भेजना है तो उसके साथ ही आपने उसके अंदर सारा कुछ लिख देना। वो नोटिस ही हो गया ना कि हमने ये फलां जनरल बिजनेसेस हैं, इनको डिस्कस करना है, तो ये रेजोल्यूशन का नोटिस है। लेकिन अगर वो कहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो आपने फिर ड्राफ्ट भी भेजना। ड्राफ्ट से मुराद क्या है, लिखा हुआ वो सारा। फॉर एग्जाम्पल जी कि कंपनी इज़ प्लानिंग टू शिफ्ट इट्स ऑफिस फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। तो आपको पता है लाहौर टू इस्लामाबाद क्रॉस द प्रोविंस जाना हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, आप ये लिख सकते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हम चेंज कर रहे हैं, ऑथराइज कैपिटल चेंज कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने उसका ड्राफ्ट बना के भेजना है क्लियर डिटेल में, कि ताकि वो पढ़ ले, उनको पता हो हर मेंबर को, कोई एम्बिग्विटी ना रहे। ठीक है। तो अगर तो जनरल आपकी वो बिजनेस था, ऑर्डिनरी बिजनेस था, उसकी तो आपने सिंपल पॉइंट्स लिख देना है कि भाई ये हमने डिस्कस करना है। लेकिन अगर कोई अदर देन दैट कोई स्पेशल रेजोल्यूशन है, इसके लिए आपको पता है कि आपको उसकी 3/4 मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। तो भाई फिर वो आपने देखना है। सही है। अच्छा, रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। हाँ, वो कहते हैं कि नहीं, अगर मेंबर्स हैविंग नॉट लेस देन 5% वोटिंग पावर, जिनके पास कम से कम 5% वोटिंग पावर है, वो भी कंपनी को कह सकते हैं कि हमने कोई रेजोल्यूशन पास करवानी है तो आप इसका नोटिस दें। जाहिर है वो देखी जाएगी अगर रेजोल्यूशन पास होती है कि नहीं मीटिंग में, लेकिन हम नोटिस देना चाहते हैं। वो कहते हैं दे मे गिव नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन एंड सच रेजोल्यूशन टुगेदर विद द सपोर्टिंग स्टेटमेंट। सपोर्टिंग स्टेटमेंट मतलब है ये रेजोल्यूशन हम क्यों कर रहे हैं, क्या इसका मकसद है, वो डिटेल। इफ एनी विच दे प्रपोज टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग शैल बी फॉरवर्डेड एज सो एज टू द कंपनी। कितने टाइम में, इन केस ऑफ अ मीटिंग रिक्विजिशंस बाय द मेंबर्स। अगर तो मेंबर्स ने कोई मीटिंग कॉल की हुई है तो भाई उस मीटिंग की रिक्विजिशन के साथ ही स्पेशल रेजोल्यूशन आपको भिजवानी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन भिजवानी पड़ेगी, उसका नोटिस। ठीक है। और अगर तो जो दूसरा केस है, मतलब कि डायरेक्टर्स वगैरह ने कॉल की हुई है, फिर वो कहते हैं कि मीटिंग से कम 10 दिन पहले आपने वो नोटिस अपना जो है वो कंपनी को देना है। कंपनी ने फिर वो क्या करना है, द कंपनी शैल फोर्थ विद सर्कुलेट सच रेजोल्यूशन टू ऑल मेंबर्स। और कंपनी तमाम मेंबर्स को सर्कुलेट भी कर देगी। बात ज़रा गौर से समझें। उसने कहा कि भाईजान वैसे तो कंपनी ही आमतौर पर रेजोल्यूशन का नोटिस देती है कि भाई हमने ये चीज़ें पास करनी है। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन कोई पास करनी है तो वो साथ ड्राफ्ट भी भेज दे नोटिस के साथ। ठीक है, जब मीटिंग का नोटिस आएगा। लेकिन अगर कोई मेंबर्स अपने तौर पे चाह रहे हैं, अगर भाई हम भी कोई रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं, तो अगर उनके पास 5% वोटिंग पावर है, देखिए हर जगह पे हमने 10 पढ़ी है, यहाँ पे 5 आ गई है, याद रखना है। अगर उनके पास 5% वोटिंग पावर है, चाहे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, वो भी कंपनी को रिक्वायर कर सकते हैं कि सर जी ये हमारी भी एक रेजोल्यूशन है, इसको भी ज़रा सर्कुलेट करवा दें। तो अगर तो वो जो मीटिंग है वो मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर हो रही थी, ईजीएम हो सकती है, एजीएम आपको पता है कि सिर्फ डायरेक्टर्स करवाते हैं, ये याद रखनी है चीज़ें। ईजीएम अगर मेंबर्स करवा रहे थे, ठीक है, तो फिर वो जैसे ही मेंबर्स की मीटिंग का नोटिस जाएगा, जाना वो भी 21 दिन वाला ही है। ठीक है। तो जैसे ही वो जाएगा उसके साथ ही ये वाला नोटिस भी चला जाएगा कि भाई ये रेजोल्यूशन है, उसका भी ड्राफ्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मेंबर्स ने
नहीं रिक्वायर की, डायरेक्टर्स खुद ही मीटिंग करवा रहे हैं EGM, ठीक है, तो फिर भाई क्या है सीन, फिर आपने कम से कम 10 दिन पहले उस मीटिंग से उनको कंपनी को प्रोवाइड कर देना है कि भाई ये रेजोल्यूशन हम पास करवाना चाह रहे हैं इन द कमिंग मीटिंग जो 10 दिन बाद है, ठीक है। तो डायरेक्टर्स और कंपनी क्या करेगी, फ़ौरन ही वो तमाम के तमाम मेंबर्स को सर्कुलेट करवा देगी कि भाई ये भी एक रेजोल्यूशन नई आनी है। पहले 21 दिन पहले हमने आपको एक नोटिस भेजा था, मतलब अभी तो 11 दिन हुए होंगे ना उसको, ठीक है। अब ये भी एक ऐड कर लें, ये भी मीटिंग के अंदर बातें डिस्कस होनी है। आगे बात समझ। अब बात आ गई रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग। आपको पता है मीटिंग एडजर्न भी हो सकती है, तो वो कहता है अगर मीटिंग एडजर्न हो जाए और उसके अंदर रेजोल्यूशन पास की गई, चाहे कंपनी के थ्रू पास की गई है या डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास की है, मतलब उनकी मीटिंग में या किसी क्लास की मीटिंग में या क्रेडिटर्स की मीटिंग में, वो कहता है कि किसी भी की भी अगर मीटिंग हुई है, चाहे जनरल मीटिंग हुई है, चाहे किसी क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग हुई है, चाहे बोर्ड की मीटिंग हुई है, चाहे क्रेडिटर्स की आपस की सिर्फ कोई मीटिंग हुई है, किसी भी तरह की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास की जाती है, अगर वो एडजर्न मीटिंग में पास की गई है तो वो उसी डेट से इफेक्टिव होगी जिस डेट पे पास की गई है। ये बात बड़े गौर से समझ नहीं है, ये डेज कैलकुलेशन में बड़ी हेल्प इससे हो जाती है, हेल्प भी हो जाती है और मसला भी हो जाता है अगर ना पता लगे। वो ये कह रहा है कि भाईजान अगर मीटिंग थी लेट से हफ्ते बाद होगी ना, हमने समझा कि अगर मेंबर्स ने रिक्वायर की थी, कोरम पूरा नहीं था, वो फारिग होगी। हम कोरम वाली एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो कोरम से हटके भी एडजर्न करवा सकते हैं, लेकिन हम कल वाला रिवाइज ही कर लेते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था अगर डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई हुई है और कोरम पूरा नहीं होता तो फिर अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस पे जाके मीटिंग होगी। अब आ गया जी सेम टाइम सेम प्लेस, उस मीटिंग के अंदर जनरल मीटिंग थी ना वो, उस मीटिंग के अंदर कोई रेजोल्यूशन अगर पास होती है तो वो आज की डेट पे कंसीडर की जाएगी पास हुई है। बेशक वो मीटिंग एडजर्न मीटिंग पहले से चल रही है, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे कि हफ्ता पहले पास हुई। देखो असल में इनफैक्ट जिस डेट पे पास हुई है उस डेट को आपने लेना है। इसी तरह अगर क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग के अंदर कोई बात हुई है, वो भी चाहे जितनी बार 10 बार एडजर्न होकर आती रहे, यहाँ तक जिस डेट पे आई है ना उस डेट पे आपने देखना है, ठीक है, उस डेट से रेजोल्यूशन इफेक्टिव होगी। इस तरह क्राइटर की मीटिंग, इस तरह बोर्ड की मीटिंग है। बात आई है समझ, ये ज़रूरी क्यों है। मिसाल के तौर पर हम ये देखें, रजिस्टर्ड ऑफिस का हमें पता है ना कि जब भी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस वो चेंज कर लेना, रेजोल्यूशन आपकी पास हो गई है, ठीक है, तो आपने बाद में रजिस्ट्रार को भी इंटीमेट करना है, रजिस्ट्रार को भी बताना है। तो भाई वो कितने वो जो डेज हैं वो कब से काउंट करेंगे। अगर लेट से असल वाली मीटिंग कोई 20 दिन पहले स्टार्ट हुई है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आपकी एडजर्न होती रही, अब जाके 20 दिन बाद वो फैसला हुआ है, आज रेजोल्यूशन पास हुई है, तो सर आज से डे काउंट करेंगे ना। पहले से करेंगे तो डे तो पहले ही लैप्स हो चुके होंगे, पहले इतना टाइम गुजर चुका होगा। इसलिए वो कहता है कि रेजोल्यूशन जिस डेट उस डेट से इफेक्टिव होगी, उस डेट से उसको काउंट करना है जिस डेट पे वो असल में पास हुई है एडजर्न मीटिंग में, ठीक है। असल मीटिंग में तो जिस दिन पे वो पास हुई है जाहिर है उसी दिन पे, आज ही मीटिंग बुलाई, आज ही पास हो गई, आज से वो इफेक्टिव है, यही कंसिडर किया रहेगा कि आज की डेट से है। लेकिन एडजर्न मीटिंग में है तो भाई जिस डेट पे असल में हुई है ना एडजर्न मीटिंग में, उसको आपने कंसिडर करना है। आगे बात समझ। इसकी एग्जांपल भी देख लें, ये बात इंपॉर्टेंट है, देखें उसने इसकी एग्जांपल भी दी, अदरवाइज वो मोस्टली एग्जांपल नहीं दे रहा। उसने कहा मारिया लिमिटेड AGM वाज स्केड्यूल्ड एंड कंडक्टेड ऑन 17 अगस्त 2020, 17 अगस्त को भाई AGM हुई है, इन विच अ रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वाज अमंग अदर बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड। रजिस्टर्ड ऑफिस की भाई एक रेजोल्यूशन हुई थी। हाउएवर द मीटिंग वाज एडजर्न टू द 31 अगस्त 2020, भाई वो 4 दिन एडजर्न होगी। अब जो जाके मीटिंग रेजोल्यूशन पास हुई है वो कब हुई है, 31 अगस्त को। तो भाई द रेजोल्यूशन शैल डीम्ड टू बी पास्ड, कब पास हुई है, 31 अगस्त को पास हुई है, वो 17 अगस्त को पास नहीं हुई, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि 17 अगस्त की मीटिंग में हुई, नहीं सर, ये हुई है 31 अगस्त की मीटिंग में, ठीक है। तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है और जो सारी चीज़ें वो आपने इस टाइम से काउंट करनी है। आगे बात समझ। आगे आ गया दी पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन। भाई एक तरीकाकार, दो तरह की कंपनीज को कंपनीज एक्ट दे रहा है। एक कंपनी जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, या आपकी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन उसके 50 से कम मेंबर हैं, ये याद रखना है। देखो लिस्टेड को तो वैसे निकाल दिया, लिस्टेड कंपनी कभी भी बाय सर्कुलेशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती। याद है वो डायरेक्टर्स वाले केस में हमने पढ़ा था, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के आप वो भिजवा देते हैं, उधर से हो जाती है। अगर तमाम के तमाम डायरेक्टर्स एग्री करें कि हाँ हम सर्कुलेशन वाली, इधर भी वो सीन है, लेकिन इधर वो कहता है कि लिस्टेड के लिए तो अलाउड ही नहीं है जनरल मीटिंग का, शेयर होल्डर्स मेंबर्स की मीटिंग का। प्राइवेट कंपनी कर सकती है और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी भी कर सकती है, लेकिन अगर उसके 50 से कम बंदे हैं, 50 से ज़्यादा बंदे हैं, फिर वो भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो पढ़ें ज़रा।
एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डिनरी बिजनेस टू बी कंडक्टेड। इसका मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस के ऊपर नहीं किया जा सकता, ऑर्डिनरी बिजनेस के ऊपर ये काम नहीं किया जा सकता भाई। ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकता, वो मीटिंग के थ्रू ही होगा प्रॉपर, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डिनरी बिजनेस टू बी कंडक्टेड इन द AGM, द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नॉट मोर देन 50 मेंबर्स मे पास अ रेजोल्यूशन, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो, बाय सर्कुलेशन साइंड बाय ऑल मेंबर्स फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ अ मीटिंग। ठीक है जी। तो यहां पे देखें वो कह रहा है कि भाई यहां पे फिर 100% हो गया ना उसका पासिंग, ठीक है। डायरेक्टर्स वाली के साथ इसको मिक्स नहीं करना, कॉन्सेप्ट थोड़ा उस तरह का लेकिन उसमें फ़र्क ये है, डायरेक्टर्स वाले में वो कहता है कि तमाम डायरेक्टर्स एग्री करेंगे तो हम भिजवा देंगे। हाँ, अब उसमें से अगर 3/4 वाले पास कर दें तो फिर भी सही है। इधर वो कहता है कि नहीं भाई, आप बाय सर्कुलेशन भिजवा सकते हो। एक पहले नंबर पे तो जनरल मीटिंग के जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस है ना, जो 4 बिजनेसेस थे, कौन कौन से रिवाइज कर लें। कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये 4 बिजनेस है। इसके ऊपर चाहे प्राइवेट कंपनी भी है चाहे अनलिस्टेड कंपनी 50 बंदों वाली भी है, वो कहता है कि इसके ऊपर आप बाय सर्कुलेशन रेजोल्यूशन नहीं करवा सकते, आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। लेकिन बाकी मैटर्स के ऊपर करवा सकते हैं, चाहे उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन भाई सारे के सारे बंदे उसके ऊपर साइन करेंगे, ठीक है। सारे के सारे बंदे उस पर साइन करेंगे, ठीक है, वो इसको बताएंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें साइन से मुराद है कि सारे के सारे बंदे वोट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है तो अगर 50% लोगों ने हाँ में वोट कर दिया वो मान ली जाएगी, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है 3/4 ने हाँ में वोट कर दिया मान ली जाएगी, लेकिन साइन सारे बंदे करेंगे उसके ऊपर, मतलब वोट हर बंदा देगा, वोट देना हर बंदे का लाजमी है, ओके। रूल्स रिगार्डिंग रेजोल्यूशन, भाई क्या रूल्स हैं। पहले नंबर पे एनी रेजोल्यूशन सो पास शैल बी एज वैलिड एंड इफेक्चुअल, ये उसी तरह ही वैलिड समझी जाएगी जैसे कोई प्रॉपर मीटिंग में की जाती है, मतलब इसकी भी उतनी ही अहमियत है। दूसरे नंबर पे अ रेजोल्यूशन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास अनलेस द रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर्स इफ एनी टू ऑल द मेंबर्स। हाँ, वो कहते हैं कि भाई ये अगर आप चाहते हैं कि रेजोल्यूशन आपकी वैलिड हो तो आपने इसको सर्कुलेट भी करना है लाजमी तमाम मेंबर्स को, और साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई हैं वो भी भिजवाने हैं उनको लाजमी तौर पर, वरना इसको वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर पे अ मेंबर्स एग्रीमेंट टू अ रिटन रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन वंस सिग्निफाइड में नॉट बी रिवोक्ड। एक बार भाई अगर आपने अपनी रेजोल्यूशन पे हाँ कर दी है, बार उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई मैंने तो नहीं की थी, मैं तो मीटिंग के अंदर आके मैं कोई और पॉइंट देना चाहता था, तुम लोगों ने हमें सर्कुलेशन में ले लिया पॉइंट, नहीं कह सकता। अगर आपने साइन कर दी है भाई ये उतनी ही वैलिड है जितनी मीटिंग वाली वैलिड है। हाँ, वो जो इसमें वो है खामियाँ, वो खामियाँ यही हैं कि भाई पूरे बंदों ने साइन नहीं किया उसके ऊपर, वोट नहीं दिया, या आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भेजे, या आपने तमाम लोगों को रेजोल्यूशन ही नहीं सर्कुलेट की, वो मसले अपनी जगह पे। लेकिन अगर वो क्लियर कर लें आप इशू तो फिर भाई किसी तरह कोई मसला नहीं। अगर किसी मेंबर ने बात कर दी है उसके ऊपर तो बस वो फाइनल है, वो रिवोक नहीं हो सकता। अ रेजोल्यूशन शैल सो पास शैल बी नोटेड एज सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एंड मेड पार्ट ऑफ मिनट्स ऑफ सच मीटिंग। अब उसके बाद जब भी मेंबर्स की मीटिंग होगी तो उसके मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा कि भाई पीछे हमने फ़लाँ डेट के ऊपर फ़लाँ बिजनेस के लिए इतने मेंबर्स को रेजोल्यूशन भेजी थी और इतने लोगों ने इस तरह से उसको पास किया या रिजेक्ट किया, ठीक है। तो आप उसको अगले मिनट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे भाई बात समझ आगे आ रही फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन पास हो गई है तो आपको पता है रजिस्ट्रार को 15 दिनों में करनी होती फाइल, सिंपल ऐसे ही है ना, 15 दिनों में फाइल करनी होती है। तो आप लिख रहे हैं भाई 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने पास करना है। ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय आर डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, या तो डायरेक्टर साहब उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, साइन वगैरह कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, या सेक्रेटरी कर देगा कंपनी का, ओके। एनेक्स्ड टू आर्टिकल्स वेयर आर्टिकल्स हैव बीन रजिस्टर्ड, अगर क्योंकि लाजमी नहीं है कि शेयर कैपिटल वाली कंपनी के आर्टिकल्स रजिस्टर्ड भी हों, पढ़ा हुआ है हमने, तो अगर लेकिन उन्होंने रजिस्टर करवाए हुए हैं, अ कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन for the time being in force shall be embodied in or annexed to every copy of the article issued after the date of the resolution। हाँ, वो कहते हैं कि भाई अगर आपके आर्टिकल्स रजिस्टर्ड हैं और आप कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो भाई उस स्पेशल रेजोल्यूशन का जो कंटेंट है उस आर्टिकल्स का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ऑल्टर्ड हो जाएंगे ना आर्टिकल्स, उस आर्टिकल्स का पार्ट बन जाएगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन का कंटेंट। अगर आप पार्ट नहीं भी उसके अंदर नहीं लिखना चाहते तो भाई उसके साथ एनेक्स कर दें, उसके साथ स्टेपल करके लगा दें। जो स्पेशल रेजोल्यूशन होती जाएंगी, अगर आपके आर्टिकल्स रजिस्टर्ड हैं तो आपने उस स्पेशल रेजोल्यूशन का जो कॉन्टेंट है, उसका जो मवाद है, जो बातें हुई हैं, जो मिनट्स हैं, वो आपने उस आर्टिकल्स के अंदर लिखने हैं, या
नहीं भी लिखना है तो साथ उसके एनेक्स कर दें, उसके साथ अटैच कर दें, ठीक है। ये लाजमी है, मतलब है कि उसके बाद वाले आर्टिकल्स जो बंदा पढ़े उसको उससे पिछले हुई तमाम स्पेशल रेजोल्यूशन नज़र आ रही हो, चाहे उसके अंदर इम्बॉडीड हो चाहे साथ एनेक्जर लगा हो। ओके, सेंट टू मेंबर्स ऑन रिक्वेस्ट, अगर मेंबर साहिबान कोई रिक्वेस्ट करते हैं कॉपी तो उनको भी भिजवा दी जाएगी। अभी नीचे पढ़ भी लेंगे ये कब भिजवानी है। अच्छा, रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग, अब रिकॉर्ड की बात आ गई कि भाई रिकॉर्ड का मतलब है कि संभाल के रखना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट, एवरी कंपनी शैल कीप रिकॉर्ड्स ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल, अच्छा एवरी कंपनी है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, हर तरह की कंपनी। कॉपी ऑफ ऑल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स पास अदरवाइज देन एट जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के अलावा जो पास हुई है, मतलब कि सर्कुलेशन वाली, इसको लिख लें, सर्कुलेशन वाली की बात कर रहा है, उसका तमाम का रेजोल्यूशन की कॉपीज़ आपने रख लेनी है अपने पास, ठीक है, जितनी भी आपने की हैं। और जो मीटिंग्स हुई हैं तो मीटिंग में फिर सिर्फ रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं ना रखनी, और पूरी की पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग ही आ जाएंगे, उसके अंदर रेजोल्यूशन भी आ जाएगी, ठीक है। देखो उसने कहा कि जनरल मीटिंग के अलावा जो आपने रेजोल्यूशन पास किया उसमें क्योंकि मिनट्स नहीं ना बने होंगे, मीटिंग तो हुई ही नहीं है, तो वो वाली आपने रेजोल्यूशन की कॉपी रख लेनी है। लेकिन अगर मीटिंग कोई हुई है तो मीटिंग के अंदर भी रेजोल्यूशन पास हुई होगी, तो उस वक्त वो कहते हैं सिर्फ रेजोल्यूशन वहाँ से नहीं निकालनी, पूरे के पूरे मिनट्स ऑफ मीटिंग ही जब आपने रिकॉर्ड कर लेने हैं तो उसके अंदर रेजोल्यूशन की बातें भी आ चुकी होंगी। तो भाई इसलिए उसने कहा मिनट्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी एंटर्ड इन प्रॉपर्ली मेंटेन्ड बुक्स, ठीक है। तो कि जनरल मीटिंग के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास हुई है फिर तो पूरी की पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के मिनट्स बन जाएंगे, वो रिकॉर्ड कर लिए। और अगर जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुई है, आपने सर्कुलेशन के थ्रू पास की है, तो भाई वो फिर रेजोल्यूशन की कॉपी बस आएगी, क्योंकि उधर फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं ना होंगे, मीटिंग तो हुई नहीं है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, मिनट्स रिकॉर्डेड इफ परपोर्टेड टू बी authenticated by the chairman of the meeting or by the chairman of the next meeting shall be evidence of the proceeding at the meeting। वो कहता है कि अगर उस मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर उस मीटिंग के चेयरमैन के साइन हो गए, ठीक है, या उस चेयरमैन के नहीं हुए, अगली मीटिंग के चेयरमैन ने उसको रेटिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई पिछली, क्योंकि जब भी पिछली मीटिंग होती है ना हम हमेशा अगली मीटिंग के अंदर उसका जिक्र ज़रूर करते हैं कि भाई पिछले मिनट्स जो हैं उसको हम अप्रूव कर रहे हैं, आज भी हम उसको साथ लेकर चल रहे हैं चीज़ को, ठीक है। तो अगर अगले मीटिंग के चेयरमैन ने भी अप्रूव कर दिए तो ये वैलिड समझा जाएगा, अगर उसके साइन आ गए हैं कि भाई ये बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है रेजोल्यूशन के अंदर या मीटिंग के अंदर, ठीक है। मिनट्स टू बी एविडेंस until the contrary is proved, every general meeting of the company in respect of the proceedings whereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called, held and conducted। और फिर वो कह रहा है कि भाई कोई भी मीटिंग जिसके प्रॉपर मिनट्स बन चुके हैं, हम ये समझेंगे कि वो प्रॉपरली मीटिंग हुई है, कंडक्ट सही तरह हुई है, सारा कुछ, अनलेस कंट्रेरी प्रूव, अनलेस कंट्रेरी से मुराद है कि कोई बंदा केस कर गया अदालत में, उसने साबित कर दिया कि मीटिंग सही नहीं हुई, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन प्रीमा फेशी सही है, अपेरेंटली बज़ाहिरन हमें क्या लग रहा है जिसके मिनट्स बन गए हैं, चेयरमैन ने साइन कर दिए हैं, ओके है, हम तब तक जब तक कि इसके अगेंस्ट कोई चीज़ साबित नहीं होती, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज हम इसको बिल्कुल सही समझेंगे, ओके। प्लेस एंड टाइम ऑफ रिकॉर्ड, भाई कहाँ पे चीज़ें रखनी है, उसने कहा कि आपने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन मीटिंग और डिसीजन साइमल्टेनियसली इन फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इट शैल बी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 20 years इन फिजिकल फॉर्म एंड परमानेंटली इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। भाई वो कहते हैं कि जिस डेट पे रेजोल्यूशन हुई है उस डेट से उस रेजोल्यूशन को आपने 20 साल के लिए फिजिकल फॉर्म में रखना है और परमानेंटली ताहयात तक क़यामत बस रखी रखना है अपने पास, ठीक है। या कोई भी मीटिंग हुई है तो जिस डेट से जो चीज़ हुई है अगले 20 साल के लिए फिजिकल फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में कॉपी वगैरह उसकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद रहेंगे, और सॉफ्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में PDF वगैरह उसका हमेशा जब तक कंपनी मौजूद है तब तक मौजूद रहेगा, ओके जी। आगे बात आएगी इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग। तो भाई इंस्पेक्शन ऑब्वियसली अलाउड है। पहले नंबर पे आगे ओपन टू इंस्पेक्शन, द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स विदाउट चार्ज, मुफ्त में, इंस्पेक्ट मुफ्त में कर सकते हैं, कॉपी मुफ्त में नहीं है, ठीक है। तो आप भाई इसको कर सकते हैं क्या इंस्पेक्ट कर सकते हैं विदाउट चार्ज ड्यूरिंग बिजनेस आवर, बिजनेस आवर्स में, मतलब कि अगर कंपनी 9 to 5 काम करती है तो 9 to 5 में आ सकते हैं। लेकिन अभी आगे एक और बात है, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एज द कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल्स और इन जनरल मीटिंग इम्पोज सो दैट नॉट लेस देन 2 hours इन ईच डे बी अलाउड फॉर इंस्पेक्शन। देखो उसने कहा कि भाईजान आप लेट्स से 9 to 5 आपका 9 AM to 5 PM, ये हर कंपनी का डिफरेंट हो सकता है कोई कंपनी शाम को काम करती है, कोई रात को, वो 9 PM to 5 AM करती है, तो ये देखा जाएगा उस कंपनी का क्या सिचुएशन है।
तो भाई अगर आपके बिजनेस आवर्स हैं, वो कहता है इन बिजनेस आवर्स में कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 आवर्स, इनके अंदर अंदर ही आपने ओपन टू इंस्पेक्शन करना है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन वगैरह, मतलब है कि कंपनी को जो रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहती है वो लगा ले, लेकिन कम से कम 2 घंटे किताबें खुली रहनी चाहिए रोज़, हर रोज़। ठीक है, कि मेंबर्स जाके इसको देख सकते हैं कम से कम 2 घंटे। मिसाल के तौर पे कंपनी कहती है कि जी 11 से लेकर 12 बजे तक आप देख सकते हो, और फिर शाम को 3 से 4 बजे तक देख, 2 घंटे हो गए ना पूरे। या इस तरह कोई भी और भी कर सकती है कंपनी। तो कंपनी भाई आर्टिकल्स में अपनी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा के, मतलब कि हमने इतने टाइम के लिए करना है, इस तरह करना, फलां फलां, लेकिन कम से कम 2 घंटे ओपन टू इंस्पेक्शन हो मेंबर्स के लिए। मेंबर्स देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, कम से कम हर दिन 2 घंटे के लिए ओपन रहनी चाहिए चीज़। ठीक है, अब वो 2 घंटे आप स्ट्रेट दे रहे हैं, 9 से 11 दे दें, ठीक है, आप 3 से 5 दे दें, 1 से 2, 1 से 3 दे दें, जो भी है, ये आप बीच में तोड़ तोड़ के दे दें, आधा घंटे के फ़र्क से दे दें, जैसे भी है, लेकिन डेली ओपन होना चाहिए। कोई भी मेंबर आके आपकी कोई भी मीटिंग्स वगैरह या कोई भी रेजोल्यूशंस हैं उनको देख सकता है। और अगर वो कॉपी लेना चाहे, उसकी कॉपी फोटो कॉपी करवाना चाहिए, तो फोटो कॉपी मुफ्त में तो नहीं होती, उसके लगते हैं पैसे। इसलिए एनी मेंबर शेल एट एनी टाइम आफ्टर 7 डेज फ्रॉम द मीटिंग, वो कहते हैं फ़ौरन नहीं, 5-7 दिन तो मिनट्स बनाने में लग जाते हैं भाई। ठीक है, देखो मिनट से मुराद क्या है कि आपकी जो कार्रवाई हुई है मीटिंग के अंदर, जो जो काम हुए हैं वो सारे आपने लिखने हैं, और लिखने में भाई उसको अप्रूव करवाने में, रिव्यू करवाने में टाइम लग जाता है। वो कौन सा है कि फ़ौरन ही जो हुआ है ओके हुए ना, पहले वो मिनट्स बनाए जाते हैं, फिर वो चेयरमैन के पास लेके जाते हैं, चेयरमैन साहब उसको अप्रूव करते हैं, फिर ऑथेंटिकेट करते हैं, साइन करते हैं। चेयरमैन आंखें बंद करके तो नहीं साइन कर देगा, पता नहीं आप अंदर क्या लिख दें, बाद में चेयरमैन की सारी जिम्मेदारी पड़ी हो। ठीक है, इसलिए उसको पढ़ के तसल्ली के साथ, आमतौर पे उसको 5-6 दिन लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने को 7 दिन, इसका मतलब है कि इम्प्लाइड मतलब ये है कि भाई 7 दिन तक तैयार हो जाने चाहिए, ऐसी है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि मीटिंग के एनी मेंबर शेल एट एनी टाइम आफ्टर 7 डेज फ्रॉम द मीटिंग, मीटिंग के 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद कभी भी कोई भी मेंबर मांग सकता है आपसे, मतलब 8वें दिन भी मांग सकता है मेंबर आपसे। तो इसका मतलब इम्प्लाइड मतलब क्या है कि भाई 7 डेज के अंदर अंदर आपने मिनट्स तैयार करके अपने रिकॉर्ड में रख दिए हों, यही मतलब है ना? नहीं, क्योंकि मीटिंग के 7 दिन के बाद कभी भी आके मेंबर आपसे मांग सकता है। अच्छा, अब जब वो कभी भी मांगेगा, आपने उससे 7 दिन के अंदर अंदर उसको कॉपी देनी है, ये बात ज़रा समझ लें अब। ठीक है, मिसाल के तौर पे भाई मीटिंग हुई है, लेट्स से 1 अक्टूबर को, लेट्स से एजीएम ही आपने करवा दी जल्दी, 1 अक्टूबर को आपकी हुई है, 7 दिन भाई इसके कब हो रहे हैं? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को आके मेंबर मांग सकता है आपसे, 8 को, 10 को, 12, 15 अक्टूबर को, या अगले साल, या उससे अगले साल, जब भी कभी। अब वो कभी भी मांग सकता है, तो जब भी वो मांगेगा, मिसाल के तौर पे उसने आगे मांग लिए 9 नवंबर को, भाई अब 9 नवंबर से 7 दिन के अंदर 16 नवंबर तक आपने उसको कॉपी प्रोवाइड करनी है इसकी, पैसे लेकर। ठीक है, आ गई बात समझ? तो ये सिंपल है। एनी मेंबर शैल एट एनी टाइम आफ्टर 7 डेज फ्रॉम द मीटिंग से, लेकिन कम से कम 7 दिन बाद, 7 दिन का टाइम दे दो तो। और इसका इम्प्लाइड मतलब क्या हो गया? 7 दिन तक का टाइम है भाई आपके पास, आप इसको तैयार कर लो, फिर मेंबर मांग सकता है। बी इंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 डेज आफ्टर he has made a request in that behalf of the company with a certified copy of, certified का मतलब स्टैंप लगी हुई कंपनी की, साइन शाइन हुए डायरेक्टर्स के, विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ एनी जनरल मीटिंग एट सच चार्जेस एज मे बी फिक्स्ड बाय द कंपनी। कंपनी चार्जेस वगैरह लगा सकती है। ओके जी, चलें, ये था जी हमारा सीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चैप्टर 8 हमारा एंड हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है हमारा सिलेबस जा रहा है, सही जा रहा है। किसी को किसी तरह का स्पीड में, पेस में कोई मसला हो तो वो भी कर सकता है डिस्कस। देखें, सी लॉ का आई डोंट नो क्या रीज़न है, या मतलब कि डिफरेंट कॉलेज ने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं। वो अक्सर होता है 25 मिनट का लेक्चर करवा देंगे, 35 मिनट का करवा देंगे, स्ट्रेच करने के लिए कि जी पता नहीं क्यों हो रहा। तो मेरा असल में ना फोकस, जिन लोगों ने मेरे से I2 भी पढ़ी हुई है, उधर से ही मेरा ये था कि मेरी कोशिश होती है जितना एक चीज़ को टाइम देना चाहिए ना उतना ही दें। आप लोगों ने सिर्फ एक पेपर नहीं देना होता, आपने बाकी पेपर भी देने हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं जी बंदे ने पता नहीं देना ही सिर्फ रिपोर्टिंग का पेपर है। वो 10-10 घंटे बच्चे प्रैक्टिस करें, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करें। यार दिस इज़ नॉट अ राइट वे। आप मतलब इतनी बड़ी तोप चीज़ वो ना उसको उनके जहन में बेचारों के बना दें कि वो देखिए, वो भी पास होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई दूसरा बिजनेस लॉ, सी लॉ या कोई टैक्स वगैरह है। ठीक है, उतना मतलब सबका एक ही लेवल है। लेकिन वो क्योंकि हवा बना दिया गया है कि वो न्यूमेरिकल्स हैं और ये, और वो बच्चा क्या करता है, इनको
बिल्कुल कर देता है। और टीचर्स भी क्या करते हैं कि उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लग जाते हैं। खैर ये सोचना चाहिए कि स्टूडेंट ने और भी पेपर देने हैं, तो उनको, मेरा तो ये अप्रोच होती है कि यार इफ़ेक्टिवली जितने टाइम के अंदर वैल्यू ऐड हो सकती है ना चीज़ में, वो उतना ही करें। कोई बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाने की चीज़ को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ पढ़ा दें, जितने टाइम के अंदर वो इजीली होती है ना, इजीली करें। बहुत ज़्यादा स्पीड भी मारने की ज़रूरत नहीं है और देखा देखी स्लो भी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं जी फ़लाँ टीचर है वो तो जाके 31 जुलाई को ख़त्म करेगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं भाई। जो 31 जुलाई तक होना चाहिए, जो ऑडिट है वो बड़ा सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस ज़्यादा है, टाइम लगता है, उसको ले जाओ उधर तक। सी लो तो यार 5 दिन हमने पढ़ाया है, ठीक है, 5 डेज़ अ वीक। अल्लाह का शुक्र है फिर भी बेहतर जा रहा है। मेरी कोशिश यही है कि 30 जून तक या मैक्सिमम जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये एंड हो जाए, उसके बाद रिवाइज़ करेंगे और आप बाकी चीज़ों के ऊपर आपको भी रिवीजन का खुला टाइम मिले और आप बाकी अपने पेपर हैं उनके ऊपर भी फोकस करें। क्लासेस बिला वजह नहीं मेरे ख्याल में खींचनी चाहिए, ये खैर मेरा ओपिनियन है। बाकी यार बंदे, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने कोई मेरे ख्याल में पोस्ट की हुई थी और मुझे टैग किया होता कि जी कॉलेजेस को चाहिए कि सैटरडे संडे ऑफ करें। देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछें ना, पर्सनल ओपिनियन मेरा यही है कि लेकिन सैटरडे संडे ऑफ होना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ज़ाती तौर पे ये है, ठीक है। अभी बिज़नेस लॉ चल रहा है हमारा, वो हमने 6 मई से स्टार्ट किया है, ठीक है। 6 डेज़ है वैसे वो, लेकिन वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल तसल्ली के साथ ही ख़त्म होगा, जैसे कि आप कहें जो कि रेगुलर सेशन 25 मार्च वाले हैं उसी तरह। अब उसको भी चाहें तो 5 डेज़ में भी किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में तो, लेकिन देखें इस बार एक मैंने ट्राई की सी लॉ की और अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद तो बड़ा सेटिस्फाई हूँ। स्टूडेंट से भी मैं तो पूछता रहता हूँ, ठीक है, पर्सनली भी, कि भाई क्या सीन है, कोई है किसी चीज़ में मसला तो बताएं, पेस कैसी चल रही है ये वो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि वाकई ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भी एक वन ऑफ दोज थिंग्स हैं कि माशाल्लाह जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे फील्ड के, उन्होंने मतलब कि है शायद इस तरह की चीज़ बना दिया हुआ है कि स्टूडेंट को लगता है कि यार अगर हम संडे भी ऑफ कर रहे हैं ना तो बहुत बड़ी कोई नेमत है हमारे लिए। भाई ऐसा नहीं है, CA इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, यू जस्ट हैव टू स्टडी कॉन्सेप्चुअली एंड स्मार्टली प्ले करें। अभी भी जो थोड़ा तरीके के साथ चलते हैं लोग भी, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, वो कोई लेट सिटिंग्स, वो क्या होते हैं, मेकअप क्लासेस पता नहीं कहते हैं, मेकअप या डेफिशिएंसीज जिसको पूरी करनी होती है, वो नहीं कर रहे होते, ठीक है। संडेज़ को क्लासेस नहीं ले रहे होते। संडेज़ को अगर आप क्लासेस लग रही हैं, यकीन करें इसमें एक इनकॉम्पिटेंस का एक एंगल है, ठीक है। ये जैसे हम आर्टिकल्स में मैं कहता हूँ ना, मैं तो अपने ट्रेनिंग्स को इवन कहता हूँ कि भाई अगर आप 6 बजे के बाहर बैठे हुए हो तो ये कोई आप कमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अनलेस बहुत ही काम है। फिर है टैक्स का सीज़न आ गया, बहुत काम बढ़ गया, 1-2 दिन हो जाता है। लेकिन अगर आप डेली कहें कि 8 बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, आप फर्म को कोसें, भाई ये आपका भी मसला है, आप ये फर्म का पार्टनर का भी मसला है, इनकॉम्पिटेंट है दोनों ही। ये कोई तरीका है कि भाई आप जब 9 to 6 में काम नहीं कर सके, आप आगे बैठ के क्या कर लोगे। हाँ देखो एक्सेप्शंस आर देयर, कई बार वो तो छुट्टियां इतनी आ जाती हैं आपको कवर करने के लिए कुछ करना पड़े, वो है। लेकिन अगर आपका माइंड सेट ये है कि मैंने बस मतलब मेहनत उसको कहते हैं ना, मेहनत तो खोता भी करता है यार, मेहनत तो वो भी बेचारा कर रहा होता है, लेकिन कोई दिमाग से भी मेहनत करनी होती है ना। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि 5 डेज़ आर सफिशेंट अगर स्मार्टली इसको प्लान किया जाए। मेरी तो इंशाल्लाह कोशिश होगी नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं इसको तीनों ये सब्जेक्ट और कुछ हम और भी लॉन्च कर रहे हैं ग्रो वाइज से, तो कुछ और टीचर्स भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। कोशिश तो यही होगी कि 5 डेज़ का ही एक मॉडल लेके आया जाए और इंशाल्लाह उसको देखेंगे कि इंशाल्लाह कामयाब भी होगा, ठीक है। तो खैर बात ये कहने का पर्पस आ गया, सिलेबस आपका जल्दी एंड हो जाएगा इंशाल्लाह, सिलेबस की तो टेंशन है ही कोई नहीं। बस ये है कि आप लोग साथ साथ इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सी लॉ की तो वो चीज़ें जो भूल जाती हैं ये, क्योंकि आपने पहली बार पढ़ी हैं, डेज़ की बातें हो रही हैं, लॉस की बातें हो रही हैं, अक्सर चीज़ें इसमें फ़र्स्ट टाइम पढ़ी हैं तो ये भूल जाएंगे। प्लीज़ इसको लिख कर करना स्टार्ट कर दें। कल और परसों इंशाल्लाह 2 दिन इसकी प्रैक्टिस पे लगाएंगे। मिलते हैं अब इंशाल्लाह कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।